नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अडानी के ऊपर और ये रिपोर्ट आने के साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है। इस सवाल का पिछले 2 दिन में बढ़िया से हल निकल आना चाहिए था और वो सवाल ये है कि अडानी साहब ने आखिर ये खेल कैसे किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो मोडस ऑपरेंडी क्या था, वो किस तरह से दौलत अडानी साहब ने बढ़ाई। इसको बहुत ज़्यादा कोई बहुत आलिम फाजिल हो, वित्तीय मामलों का एक्सपर्ट हो, वो शायद समझ जाए, लेकिन इस देश के मीडिया का जो काम था उसने ये जहमत नहीं उठाई है कि इस रिपोर्ट के बारे में आपको बता दे। पूरे दिन ब्रेकिंग न्यूज़ तरह तरह से चला के अडानी साहब की सफाई को ढोल मंजीरा पीटकर बताया गया है, लेकिन रिपोर्ट नहीं बताई गई है। डर सबको लगता है, डर हमें भी लगता है, डर मीडिया को भी लगता है। तो हम शुरुआत करते हैं, पूरी आपको रिपोर्ट समझाएंगे उस रिपोर्ट में क्या क्या है। उससे पहले अडानी साहब की तरफ से जो खंडन आया है वो आपको बता दें। खंडन ये आया है कि इस रिपोर्ट में तमाम ऐसी बातें हैं जिनका पहले ही जो क्लोज हो चुके हैं मसले उनको उठाया, पहली चीज़। दूसरा ये है कि ये निराधार है। ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप को बदनाम करने की साजिश है और ये कहा गया है कि इस रिपोर्ट के ज़रिए जो इनका एफपीओ आने वाला था, उस एफपीओ से पहले इनकी रेपुटेशन ख़राब करने का इरादा था और इसलिए रिपोर्ट आई थी। बहरहाल अडानी साहब का पक्ष, ज़्यादातर लोग पक्ष बाद में लगाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम समझेंगे इस वीडियो में कि ये रिपोर्ट कहना क्या चाह रही है, इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, और वो सरल तरीके से ये समझेंगे कि अडानी साहब ने, अगर ये रिपोर्ट सही है, सारी बातें इसी को बेस करके, और अगर इस रिपोर्ट को मैं सही समझ पा रहा हूँ तो अडानी साहब ने खेल कैसे किया। मैं अभी आता हूँ, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम जाएं कि ये रिपोर्ट क्या है, इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट जहाँ से आई है वो कंपनी करती क्या है। उस कंपनी के अगर आप इतिहास भूगोल पे जाएंगे, उस कंपनी के आप काम करने के तरीके पे जाएंगे, तो 2 तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं इस कंपनी को लेकर। दरअसल ये कंपनी जो है ये एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कंपनी है। अब ये एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कंपनी क्या होती है, इसको समझे बगैर हम इसको समझ नहीं पाएंगे। ये एनजीओ नहीं है, ये समाज सेवी संस्था नहीं है, ये मीडिया हाउस नहीं है, ये कोई टीवी चैनल भी नहीं है और अखबार भी नहीं है। ये एक रिसर्च फर्म है और रिसर्च फर्म भी ऐसी वैसी नहीं है, ये शॉर्ट सेलिंग एक्टिविस्ट हैं। अब ये क्या होते हैं, ये जो रिपोर्ट आई है शुद्ध मुनाफे के लिए आई है, फ़ायदा कमाने के लिए आई है, वित्तीय फ़ायदा होगा इसलिए उस कंपनी ने ये निकाली है। इसमें कोई घुमाने फिराने का मामला नहीं है, ये उनके बारे में घोषित है। वो क्या करते हैं, शेयरों की सच्चाई जनता के सामने लाते हैं, वर्ल्ड की टॉप कंपनियों के, जिसमें उनको घोटाला लगता है। एक कंपनी को पकड़ लेते हैं, उस कंपनी का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। फिर उस पोस्टमार्टम के बाद जब उस कंपनी का शेयर गिर जाता है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं शॉर्ट सेलिंग करके, यानी रेट कम आया, उन्होंने झट से खरीद लिया, रेट ऊपर गया, बेच दिया। यही काम है इनका। यानी अडानी जी की कंपनी की हकीकत निकाली, उनके मुताबिक हकीकत जनता के सामने रख दी। जनता को पता चला, अफरा तफरी में बिकवाली हो गई, शेयर नीचे आ गया। उनको जो अपना लाभ लेना था वो ले चुके हैं या लेने वाले होंगे 2-4 दिन में। अब मसला ये है कि क्या इस कंपनी को गंभीरता से लेना चाहिए, तो आपको इस कंपनी के इतिहास पे जाना पड़ेगा। इसकी हिस्ट्री बहुत ख़तरनाक है। इस कंपनी की हिस्ट्री कहती है कि ये जहाँ पे घुस जाते हैं वहाँ पे तबाही मचा देते हैं। ये पूरा चार्ट आपके सामने रखा है कि ये बड़े मूव्स हैं, किस तरह से इन कंपनियों के शेयर तेज़ी से अंदर घुस गए हैं। और एक तरफ पहले दिन
क्या स्थिति थी और 3 महीने में कंपनियों का क्या हाल हुआ है, ये इस पूरे के पूरे चार्ट में दिखाई दे रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये बदलाव है। इस चार्ट को आप चाहें तो उस वीडियो को फ्रीज करके भी देख सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। तो ये जो कंपनी है हाइडेनबर्ग रिसर्च, ये करती क्या है? अब हाइडेनबर्ग रिसर्च के आगे हम बढ़ते हैं तो इसकी जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप जो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी है, वो कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखेबाज, फ्रॉड कह लें या कुछ और कह लें, उन्होंने CON कॉन शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ यही होता है घुमा फिरा के धोखेबाज, धोखाधड़ी करने वाला, फ्रॉड या जो भी कह लें। फ्रॉड हम लोग सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और इस कंपनी ने ये कह के 88 सवाल अडानी के सामने रखे हैं। ये कहा है कि इन 88 सवालों का आप जवाब दे दो अगर आपके पास है तो, वरना आप कौन हो। अब इन 88 सवालों का जो दूसरे दिन जब जवाब आया अडानी की तरफ से, उसमें इन 88 सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया ये गलत लोग हैं, ये हमको बदनाम कर रहे हैं। कुछ उनके समर्थक बोलेंगे भारत माता को बदनाम कर रहे हैं, कुछ कहेंगे देश को बदनाम कर रहे हैं। और इस तरह से ये रिपोर्ट गलत नियत से हमको बदनाम करने के लिए, हमको नुकसान पहुंचाने के लिए निकाली गई है। और इसकी टाइमिंग भी गड़बड़ है, क्योंकि ये रिपोर्ट जब कंपनी का पब्लिक ऑफरिंग FPO आने वाला था, जब एक कंपनी दोबारा से अपना शेयर निकालती है, पहला वाला निकलता IPO होता है, उसके बाद जितने निकलते हैं वो FPO होते हैं, उस टाइम पे ये आई है रिपोर्ट। तो ये बदनाम करने का नियत है। ठीक है साहब, इस रिपोर्ट में 2-3-4 बातें ऐसी कही गई हैं जिनका जो पहले आ चुकी हैं पब्लिक डोमेन में, जैसे कि इनका भाई जो है राजेश अडानी, वो घोटालेबाजी में गिरफ्तार हो चुका है, 2 बार गिरफ्तार हो चुका है, ये बताया गया है। ये भी बताया गया है कि कैसे वो डायमंड स्कैम किया उन्होंने। ये भी बताया गया है कि इनके बहनोई साहब किस तरह से डायमंड स्कैम में शामिल रहे हैं और उन्होंने किस तरह से घोटाले किए हैं, वोरा साहब, जो भी इसमें एक चीज़ ये भी आई है। ये बताया गया है कि जो उनके बड़े भाई साहब हैं विनोद अडानी, वो भी बाहर रहकर, सिंगापुर में रह के, कभी दुबई में रह के तरह तरह के खेल करते रहते हैं। ये उन्होंने इनके परिवार पे कीचड़ उछाल लिया और सबसे बड़ा सवाल उठाया है इस कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस पे कि भैया ये है तो कॉरपोरेट हाउस, लेकिन इस कॉरपोरेट हाउस का जो काम करने का तरीका है, उसमें 70% लोग अपने घर ही घर के बना दिए हैं सब जगह। तो ये कॉरपोरेट कंपनी एक तरह का फैमिली बिजनेस बन गई है, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है, जो कि एक खराब प्रैक्टिस है कॉरपोरेट दुनिया के हिसाब से। ये फैमिली इंटरप्राइज ज़्यादा है और कॉरपोरेट हाउस कम है, ये इस रिपोर्ट का कहना है। ये तो हो गए इल्ज़ाम सीधे सीधे, लेकिन इस इल्ज़ाम के साथ साथ ये परिवार, अडानी परिवार कैसे खेल करता है, इसको इस रिपोर्ट के ज़रिए समझाने की उन्होंने कोशिश की है। खेल करता मतलब अकॉर्डिंग टू देम, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, जो कुछ बोलूँगा ये मैं उस रिपोर्ट से जो समझ के खुद मेरी समझ में आ रहा है वो बोलूँगा। और ये बता ही दिया है कि अडानी साहब के इसके बारे में क्या विचार हैं। तो ये जो खेल करते हैं वो खेल इस तरह से करते हैं। आप अगर इनके अडानी की कंपनी के पैटर्न को देखेंगे, स्टॉक होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे कि इनके पास में किसके पास में क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे इन परिवार के, तो आपको एक समझना पड़ेगा कि ये परिवार किस तरह से हिस्सेदारी इस परिवार की, यहाँ से शुरू होती है वो खेल। इनकी कंपनियों में एक उदाहरण मैं जैसे ले रहा हूँ, ये अडानी इंटरप्राइजेस का है, अगर निकालें तो सारी कंपनियों का यही शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इस पैटर्न के हिसाब से 72.63% शेयर खुद प्रमोटर के पास है, यानी अडानी के पास, अडानी फैमिली के पास। विदेशी संस्थाओं के पास 15.39% शेयर हैं, यानी 72 और 15 करीब करीब, इसको आप 90 मान लीजिए। भारत में सेबी का कानून है कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में तब तक लिस्ट नहीं हो सकती जब तक कि 25% से ज़्यादा होल्डिंग्स
प्रमोटर से अलग बाहर ना हो। तो ये अगर आप देखें 72 और 15 और ये सब मिला के 38 अलावा रिटेल में जनता के बीच में सिर्फ इनके 6.5%, 6.54, 6.5% शेयर हैं। बाकी शेयर इनकी विदेशी कंपनियों के पास हैं। विदेशी कंपनियां किसकी हैं ये कहना मुश्किल है। इनके परिवार के पास है और विदेशी कंपनियों के पास 15.32 है। और केवल जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उन्होंने 1.19% पैसा अडानी की कंपनी में लगाया हुआ। आप अंदाज़ा लगाइए, एक शेयर जो रॉकेट से भी तेज भागता है उसमें म्यूचुअल फंड कंपनियों ने पैसा नहीं लगाया, क्योंकि इनके जो कथित मूलभूत नींव है इस कंपनी की वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। और ये तो 1.19% दिख रहा है ना, इसमें भी LIC का लगाया हुआ बहुत पैसा। और LIC ने क्यों लगाया होगा ये हम सब समझते हैं। कम से कम मैं जो समझता हूँ वो मैं समझता हूँ कि आप भी समझते हैं। हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ। बहरहाल, तो अगर आप पूरे हिसाब को देखें तो जो विदेशी कंपनियां और अडानी जी का घर का मामला मिला के 90% हो जाता है। और 5% और हो गया जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। तो 6 से 10% पैसा ही मान लीजिए जनता में, आम शेयर होल्डर के पास में है। तो दाम शेयर का कैसे बढ़ता है, अंदाजा लगाइए। इस रिपोर्ट का कहना है कि जो विनोद अडानी जी ने, बड़े वाले भाई साहब हैं, जिनके बारे में ये कह रही है कि उनका अजीब सा कैरेक्टर है, पता नहीं वो क्या है और उनकी क्या भूमिका है बस, लेकिन वो हैं। वो विदेशों में टैक्स हेवन कंट्रीज जो है, कैमन आइलैंड है, मॉरिशस है, वहाँ पे फेक कंपनियां बनाते हैं, ऐसे करके शैल कंपनियां। यानी वो कंपनियां कारोबार करने के लिए नहीं है, वो एक ही काम करती हैं, इस तरह के मैनिपुलेशन का काम, टोपी ट्रांसफ़र। वहाँ क्यों बनाई? वहाँ इसलिए बनाए कि वहाँ कंपनी में अगर पैसा आएगा, कंपनी मुनाफा कमाएगी तो सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता। अब भारत में बनाएंगे तो 20% टैक्स देना पड़ेगा, तो वहाँ बनाते हैं। यानी कहीं से भी कोई भी बिलिंग करके वो वहाँ पे पैसा मंगवा लेते हैं कि वहाँ बाहर से पैसा आ गया, हमारी कंपनी ने मुनाफा कमा लिया। अब कंपनी अपने पैसों को कहाँ लगाई, उसका अधिकार है। तो उस दिव्य अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये जो वहाँ की मॉरिशस की जो शेल कंपनियां हैं, वो कंपनियां भारत में अडानी साहब के शेयर में पैसा लगाती हैं। कई बार इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि अडानी साहब की 3 कंपनियां, जिनमें हज़ारों करोड़ रुपए पड़े हैं, एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे। इसी तरह से कई कंपनियों के मालिक जो इसने एक्सपोजर किया है वो अडानी साहब के रिश्तेदार पाए गए हैं, घुमा फिरा के। कौन सी कंपनियों के? शैल कंपनियों के, जो फर्जी कंपनियां मान सकते हैं लेकिन फर्जी नहीं है वो, चूंकि वो हैं। तो अब आपको वो मोडस ऑपरेंडाई समझ में आएगा, खेल कैसे करते हैं। आपको पता चला 6% शेयर ही ऐसा है जो मार्केट में पड़ा हुआ है बिकने के लिए। वो 6% शेयर 100 रुपए का है। अचानक अडानी साहब की मॉरिशस की एक कंपनी धड़ाधड़ उस शेयर को खरीदना शुरू कर देती है। अगर हम ये मान के चलें कि ये जो 15% विदेशी अन्य कंपनियां हैं, ये अडानी साहब की कंपनियां जिन्होंने इनका शेयर खरीद लिया, ऐसे भी मान लें। इनमें से कोई कंपनी बहुत सारे पैसे लेके विनोद अडानी जी के ज़रिए उसको पैसे मिलेंगे, उस पैसे से वो यहाँ अडानी जी के शेयर खरीदती है। तो माना कि अडानी की कंपनी के शेयर का दाम बढ़ाने के लिए आसान नहीं है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अडानी की सारी दौलत नहीं स्टेक पे है, 6% है, 6 से 10% है। उस 6% शेयर में से जैसे ही ये विदेशी कंपनी 10% शेयर पे भी अगर हाथ रख देगी ना, तो ये उड़ने लगेगा शेयर, और इतना तेजी से उड़ेगा कि किसी के हाथ नहीं आएगा। और जैसे ये शेयर उड़ता है, ये 100 रुपये वाला शेयर अगर 500 रुपये का हो जाता है, तो ये 6% शेयर 500 के नहीं हुए हैं। पूरे अडानी कंपनी के जितने भी शेयर हैं, जो उनके अपने पास भी रखे हुए हैं, 75% शेयर, उनका दाम भी 5 गुना हो गया। यानी आपको सिर्फ 6% से 10% के बीच शेयर से खेलना है। उसको खेलने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि 90% पैसा तो आपके पास ही है। लेकिन इस 6% में पैसा इन्वेस्ट करके आप पूरे 90% पैसे के दाम बढ़ा देते हैं। अब आपकी कंपनी की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये थी। इसको आप अपने मन में 1000 करोड़ मान सकते हैं, 1 लाख करोड़ मान सकते हैं, जितना मानना है मान लीजिए,
जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी मान सकते हैं, लेकिन माना कि 100 रुपये थी, 100 रुपये कंपनी का आपने दाम कर दिया 500 रुपये, सिर्फ 10% शेयर के साथ खेल के। अब जब वो 500 रुपये की कंपनी हो गई, जब 500 रुपये दाम हो गया, तो अब कंपनी की हैसियत बढ़ गई है, उसका एक शेयर जो 1 रुपये का था वो 5 रुपये का हो गया, 10 वाला 50 का हो गया है। अब वो कंपनी बैंक के पास जाती है, भाई साहब मेरी कंपनी रॉकेट है, देख रहे हैं मेरे असेट कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, देखते हैं किस तरह से मेरा अचानक पैसा बढ़ता जाता है। जब वो ये कहने जाती है, बैंक कहता है बात तो बहुत सही है भाई, कहना आप मेरे वैल्यू नहीं समझ रहे हो, आप मेरे शेयर की, आप मेरे शेयर को गिरवी रख लो, मुझे लोन दे दो। जैसे हम और आप मकान होम लोन लेने जाते हैं तो मकान गिरवी रख देते हैं, लोन ले लेते हैं। तो अडानी साहब की कंपनी शेयर गिरवी रख के लोन लेती है। तो कितने पैसे का लोन अडानी साहब शेयर गिरवी रख के ले चुके हैं, इसका भी हिसाब है। ये कहलाता है प्रमोटर्स शेयर प्लेज। और प्रमोटर शेयर प्लेज में ये बीएसई का डाटा है, दिसंबर के अंत में 2022 में लिया गया है। और ये डाटा जो है, इसके हिसाब से अडानी का जो प्रमोटर ग्रुप का परसेंटेज है, जो जनता की जानकारी में है, वो 60% है। और 4.36% अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपना शेयर से लोन लिया हुआ है। अडानी पावर ने 25% लोन वहाँ से लिया हुआ है शेयर गिरवी रख के। अडानी पोर्ट्स ने 17.31% लिया हुआ है। इसी तरह से अडानी ट्रांसमिशन से लिया हुआ 6.62। अडानी टोटल गैस ने कोई लोन शेयर रख के नहीं लिया है। इसी तरह से अलग अलग कंपनियों के आप इस पर देख लीजिए, 4-5 कंपनियों के डाटा तो कम से कम सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी ये कंपनी 1 रुपये के शेयर को 10 रुपये का करती है, उसको गिरवी रख के 8 रुपये का लोन ले लेती है। और जो 8 रुपये का लोन लिया, उस लोन को 2 तरह से इस्तेमाल करती है। एक, उस लोन को खर्च करके वो बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनियां खरीदती है, पोर्ट खरीद लेती है, हवाई अड्डे ले लेती है, उसका जो मन हो वो ले, उसको तो लोन मिल रहा है। और वो लोन लेके जैसे ही वो हवाई अड्डा खरीदती है, वो 6 से 10% वाली मार्केट है ना, उसमें फिर खलबली मचती है, फिर शेयर आसमान पे जाता है। और जैसे ही शेयर आसमान पे जाता है, और वो नहीं भी जाता है, तो विनोद भाई साहब है वहाँ पे बैठे हुए हैं, विनोद भाई साहब फोन लगा जाओ, विनोद भाई साहब को शेयर ऊपर नहीं जा रहा। विनोद भाई साहब कहें हाँ भाई, केमन आइलैंड से हट से लगता है, फिर रॉकेट हो जाता है। ये बात आपको देखने में अजीब लगे, लेकिन आप थोड़ा सा याद कीजिए, ये मैं अपने वीडियो में कई में दोहरा चुका हूँ कि ऐसा क्या जादू है यार, देश में जीडीपी घुसी हुई है, सारे काम धंधे फैक्ट्रियाँ बंद हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, अंबाला से हिमालय नज़र आ रहा है, दिल्ली का आसमान नीला हो गया है, यानी इंडस्ट्री बंद, यानी पोल्यूशन बंद, सब जगह लॉकडाउन, घर से आदमी निकल नहीं सकता, पुलिस वाले डंडा तोड़ रहे हैं, मजदूर 1000 किलोमीटर घर जा रहा है। अडानी जी की दौलत उसमें कितनी बढ़ी है, चार्ट में देखिए, तेजी से बढ़ी है। तो कैसे बढ़ी? क्योंकि घर पे बैठ के आदमी जिसके पास पैसे थे, उस कंपनी में लगा रहा था जो रॉकेट बन रही थी। और रॉकेट कैसे बन रही थी मैं आपको बता चुका हूं। तो वो उस कंपनी में पैसे लगाता है 5% में, और 5% बल का इस्तेमाल करते ही 100% परिणाम आ रहे हैं। ये जादू की प्रक्रिया। यानी उस 5% शेयर का दाम अगर 100% बढ़ेगा, तो बाकी का भी 100% अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस शेयर का वही हो गया है। इस खेल के जरिए पैसे आते हैं, और उस पैसे जो ब्याज के पैसे आते हैं, उन पैसों से कुछ पैसा वापस भेज दिया जाता है विदेशों में गुमनाम कंपनियों में। कैसे? मैंने कहा भाई, मैं अपनी अडानी इंटरप्राइजेस के लिए, या अडानी जो भी कंपनी है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदता हूं। पता चला सामने से कंपनी ने मुझे एक सॉफ्टवेयर सीडी में भेज दिया। मैंने कहा भाई, ये मैंने 1000 करोड़ का खरीदा है, कोई दुनिया में चुनौती दे सकता है क्या? देने वाला राजी, लेने वाला राजी। 1000 करोड़ वहां पहुंच गए।
अब जो अडानी साहब का इंटरव्यू आया था उसमें एक बात उन्होंने ये कही थी कि भाई हम तो सबको टाइम पे किस्तें चुकाते हैं, सबको पैसा टाइम पे देना है। तो भाई जब इस तरह से आपका पॉकेट में आपके रॉकेट होगा तो पैसा तो आप सबका चुका ही दोगे। दूसरा एक सवाल आया था कि भाई साहब जब वो फिच की एक सब्सिडरी थी जिसकी रिपोर्ट आई थी रिसर्च ग्रुप की, जिसमें कहा गया था कि अडानी जी की फर्म ओवर लिवरेज्ड है, मैंने ये वीडियो दिखाया था, यानी जितनी हैसियत नहीं है उससे ज़्यादा इन्होंने लोन लिए हुए हैं, तो उसका खंडन आया था। उसमें खंडन में अडानी साहब ने ये कहा था कि भाई हमारा बैंकों का लोन हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं और हम सीधे सीधे अब अपना बैंकों का लोन कम करके और हम बॉन्ड्स के ज़रिए पैसा जुटा रहे हैं, यानी अब अडानी ग्रुप के पास मेजॉरिटी में बॉन्ड से पैसा आ गया। तो बॉन्ड कैसे होता है, तुम मुझे 100 रुपये जमा करो, मैं तुमको 5 साल बाद 110 रुपये दूंगा, 120 रुपये दूंगा या 200 रुपये दूंगा। आपने मेरे विश्वास पे मुझे पैसे दे दिए और मैंने आपको लौटाने का वादा कर दिया। लेकिन वो क्या है, बॉन्ड भी आपकी देनदारी है, ठीक वैसे जैसे बैंक का लोन देनदारी है। तो इस कंपनी की देनदारियों का क्या हाल है, इसको इस चार्ट में समझिए। अडानी एनर्जी, इसकी देनदारी अगर इसके ऊपर 100 रुपये का कर्जा है तो इस कंपनी के पास, या देनदारी है इसकी 100 रुपये की, इस कंपनी के पास जो टोटल असेट्स है वो 85 रुपये के हैं। किसके पास, अडानी ग्रीन एनर्जी के पास। लेकिन उन्हीं अडानी जी के उसी ग्रीन एनर्जी की इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं, उनकी जो एवरेज कंडीशन ये है कि उनके ऊपर अगर 100 रुपये का लोन है तो 630 रुपये के उनके पास प्रॉपर्टी है। कल अगर आप कहो कि भाई अभी के अभी लोन चुकाओ तो उनके पास असेट्स है, वो दे सकते हैं। इनके पास अगर सारा जब्त करो 85 मिलेगा 100 की जगह। इसी तरह से इनकी अडानी पावर का हाल है। इनके पास में जो करंट रेशियो है, अगर 100 रुपये का कर्ज है तो 90 रुपये के असेट्स हैं। कर्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब देनदारियाँ हैं। और जबकि जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 630 है। इसी तरह से 100 रुपये के कर्ज पे अगर आप अडानी टोटल गैस है उसमें 100 रुपये का की देनदारी है अगर, तो असेट कितने हैं, 20 पैसे के हैं। जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, बाकी कंपनियों ने जो लोन लिए हुए हैं, तो 100 रुपये की अगर देनदारी है तो 410 रुपये का माल उनके पास पड़ा हुआ है, 4.1। इसी तरह से आप अडानी ट्रांसमिशन पे आ जाएं, 100 रुपये का लोन है, 80 रुपये के उनके पास में असेट्स हैं 100 रुपये की देनदारी के मुकाबले। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 6.3, फिर वहां पे 630 रुपये का असेट है, तब उन्होंने 100 का लोन लिया है। इनके पास 80 रुपये का था तब भी 100 का लोन ले लिया। इसी तरह से अडानी इंटरप्राइजेज का भी है, 70 पैसे के इनके पास में असेट्स हैं, इन्होंने 100 रुपये का लोन लिया हुआ है। दूसरी कंपनियां जो टोटल इसी फील्ड में कंपनियां हैं, उन्होंने अगर 100 का लोन लिया है तो 290 रुपये उनके पास हैं। अब मसला ये आता है कि ये ठीक तो है, ये कहानी तो हो गई, लेकिन ये कहानी जिस आदमी ने कही है, जिस फर्म में कही है, वो आप बता रहे हो कि वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, उसको कितना गंभीरता से लिया जाए। मैंने शुरू में आपको चार्ट एक बताया था, लेकिन एक केस स्टडी बताता हूं। एक कंपनी है निकोला, ये ट्रक कंपनी है। इस कंपनी का भी इन्होंने ऐसी भंडाफोड़ किया था। ये बड़ा सारे भंडाफोड़ ही करते रहते हैं, ये अलग अलग कंपनियों का भंडाफोड़ करना, उसका कचूमर बनाना और उससे पैसे कमाना, सिंपल सिस्टम है। अब ये कंपनी का मोटिव हमारे भारतीय संस्कारों के हिसाब से तो बहुत ही गलत है। भाई ये तो गलत है, आप किसी कंपनी में बदनाम करके उसका शेयर सस्ता कर, लेकिन जब अगर आप सही तथ्य रख रहे हो तब तो देश को, समाज को जानना जरूरी है। उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, 88 पॉइंट में उसने व्यवस्था पे सवाल उठाए गए हैं, उसमें सपोर्ट सिस्टम पे सवाल उठाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी हैं। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम केवल मोडस ऑपरेंडी पे जा रहे हैं, क्योंकि वो 88 सवाल इतने बड़े हैं कि 88 वीडियो बन सकते हैं। इसका जो हाल है वो करीब 038% पे आ गए इसके शेयर गिर के। कितने समय में? 5 साल में
जो स्टॉक 0.01 मतलब जो कंपनी आसमान में थी वो कंपनी ज़मीन पे आ गई है। ये आप चार्ट देख लीजिए। इन्होंने जिस कंपनी पे हाथ डाला है वो कंपनी संभल नहीं पाई है, क्योंकि ये रिसर्च ही ऐसा करते हैं। अडानी साहब के खिलाफ ये बढ़िया से निकाल के लाए हैं। 2 साल इन्होंने काम किया है, और जैसे ही अडानी साहब ने कहा ये बकवास कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमको बदनाम कर रहे हैं, हम इन पे मुकदमा करेंगे, केस करेंगे, उधर से जवाब आया, कर दो केस, आ जाओ अमेरिका में, रखो सबूत, पेपर पेश करो कोर्ट में, हमारे लिए तो अच्छा है, हम आपको और एक्सपोज कर देंगे। हर तरफ से घेर लिया। और ये तब हो रहा है जब उनका नया इशू आने वाला है। जाहिर बात है वो इशू बहुत कम में आएगा, जाहिर बात है कि उनको तगड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन बात सिर्फ अडानी को झटका लगने की नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ अडानी को झटका लगेगा तो आप गलतफहमी में हैं। हम और आप भी झटके से बचे हुए नहीं रहेंगे। कम से कम 5 साल से इस विचार को मैंने लोगों के सामने रखा है। यूट्यूब चैनल भी नहीं था, वेबसाइट भी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं वो एक्सप्रेस करूं। नॉकिंग न्यूज़ था, फेसबुक का एक पेज था, उसमें मैं इतने बड़े बड़े फैक्ट वाले जो ग्राफिक्स होते हैं वो बना के डाला करता था। उन ग्राफिक्स में मैंने ये सवाल पूछा था कि जैसे विजय माल्या भाग गया है, अगर अडानी भागा तो क्या होगा और इस पर कितना कर्जा है। वो मेरा कार्ड बहुत ज़बरदस्त वायरल हुआ था। अडानी की कंपनी के यहाँ से मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे पास मेल आता है। उस मेल में और फ़ोन में कहा जाता है कि इस जानकारी को आप हटा लीजिए, ये करीब 1.5-2 साल बाद आता है। और वो जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा साझा हो चुकी थी एक तो 2 साल में। दूसरा, मुझे ये लगा कि भाई मैं नौकरी करता हूँ एक कॉरपोरेट हाउस में, मीडिया हाउस में, तो ऐसा ना हो कि मुझे लपेट दें, और मुझे लगा मेरा संदेश लोगों तक जा चुका है। तो मैंने उनको काफ़ी निगोशिएट करा के उस मामले को, लेकिन मेरा जो वायरल जो पिक्चर है वो आज भी मूव कर रही है। आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, नॉकिंग न्यूज़ का उसमें पुराना लोगो होगा, और वो चलती जा रही है। एक प्लेटफॉर्म से मैंने उसको हटा दिया था, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बड़ा था मेरे लिए। और सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि वो संदेश देने में मैं कामयाब रहा। आज तक वो आवाज़, वो एक लाइन सबके दिमाग में घूम रही है कि अडानी भाग गया तो क्या होगा, अडानी डूब गया तो क्या होगा। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत नाजुक स्थिति है, मैं आपके सामने रख चुका हूं। तो क्या केवल अडानी के शेयर जिनके पास है वो बर्बाद होंगे? नहीं। अगर अडानी की हालत खराब होती है तो उन बैंकों की भी हालत खराब हो जाएगी जिन्होंने इस गुब्बारे के फूले हुए शेयर को गिरवी रख के लोन दे दिया है, क्योंकि इनके पास जो असेट रखे हुए हैं वो कम हो गए। मैंने 1000 रुपये का शेयर गिरवी रख के 800 रुपये लोन दिया था, अब तो वो शेयर 100 ही रुपये का रह गया। कौन लड़खड़ाएगा? बैंक भी लड़खड़ाएंगे। और जब ये सब लड़खड़ा रहे होंगे तो मोदी जी लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि अडानी साहब के साथ में मोदी जी का नाम वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे कि सिक्के के एक तरफ हेड होता है तो दूसरी तरफ टेल होता है। अडानी जी की तरक्की का मतलब मोदी जी का सपोर्ट है। इसको कोई माने या ना माने, ये धारणा लोगों के मन में ज़बरदस्त है। अडानी जी इसका खंडन करते रहे, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आम धारणा यही है। और मोदी जी की छवि को पक्का धक्का इस सब से पहुंचेगा। इसलिए अडानी जी का बचना सबके हित में है, मोदी जी के भी हित में है, इन्वेस्टर के हित में है, मार्केट के हित में, सबके हित में है। और निकोला, ट्विटर विट्टर सारी कंपनियों को झटका दे चुका आदमी अडानी साहब के मुकाबले खड़ा हुआ है। उसने कितनी कंपनियों को हिला दिया मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, अडानी जी पे जो आरोप लगे हैं ये इतिहास में निकल के आते रहे। जैसे कोर्ट ने
बाकायदा शेयर रेगिंग के एक मामले में अडानी जी को जो क्लीन चिट दी गई थी उसको ओवरटर्न कर दिया था। ये जनवरी 10, 2022 की रिपोर्ट है, यानी पिछले 1 साल पहले। ये खबर मैं आपको लगा रहा हूँ, रिपोर्ट में लिखा हुआ है राजेश अडानी गिरफ्तार हुए। ये खबर सब जगह पड़ी हुई है, गूगल का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। अडानी टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवन का इस्तेमाल करते हैं, इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ टैक्स हेवन, मतलब यही सब मॉरिशस, इसको लेकर उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। ये मैं आपको लगा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं अडानी ग्रुप ने 1,000 करोड़ रुपए का डायमंड ट्रेड वाला जो स्कैम किया था, जो आरोप लगा था, इसमें भी रिपोर्ट में आरोप लगा हुआ है, उसकी ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की रिपोर्ट लगा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, इसके साथ साथ आप ये देखें कि मेरे पास में जो मुझे जानकारियां अभी इंटरनेट पे मिली हैं वो ये बताती हैं कि अडानी जी किस तरह, अच्छा दूसरा, पूरी दुनिया में इनके ऊपर कवरेज हुआ है। वर्ल्ड का टॉप मीडिया हाउस उसने इस स्टोरी को उठाया है, इसलिए स्टोरी को भारत के मीडिया भले ही कितना दबा लें, इसको बहुत मुश्किल है बचाना। ये एक स्टोरी है, ये पी गुरुज की स्टोरी है। ये कह रही है ऑल द 3 फर्म्स that invested 45,000 crore in Gautam Adani's companies have the same address in Mauritius. Who are the owners of these firms? ये कह रहा है कि 3 कंपनियों ने 45,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में लगाए मॉरिशस की, और इन तीनों कंपनियों का पता एक ही है, इन कंपनी का मालिक कौन है, ये रिपोर्ट किया गया। ये सब पास्ट की रिपोर्टिंग है जो अलग अलग समय में फुटकर होती रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठाया इस रिपोर्ट, इस देश में चाणक्य भी हो सकता है, वो जो बच्चा जो एक चाणक्य, क्या नाम था उसका, जो वशिष्ठ नारायण सिंह भी हो सकते हैं, और एक से एक बच्चा गूगल बॉय भी हो सकता है। तो उम्र कोई बहुत मायने नहीं रखती है। लेकिन इस रिपोर्ट ने बड़ा सवाल उठाया, वो ये उठाया है कितनी बड़ी कंपनी अडानी जी की, इनके पास इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं जो कंपनी का ऑडिट करते हैं, और अगर कुछ 19-20 धांधली है, अकाउंट में गड़बड़ी है, कुछ है, तो उसको पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन अगर आपके घर के 70% लोग सब जगह अलग अलग जगहों पे बैठे होंगे, तो एक तो अंदर ही अंदर क्या घोटाला होगा, किसी की हिम्मत नहीं कि उसके बारे में बात करे। क्यों करेगा भाई अपनी फैमिली के बारे में? सब मिलके खा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे, सब पे बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट जेट हैं। से मोदी जी को अगर प्राइवेट जेट देते हैं, वो तो खुद भी तो इस्तेमाल करते होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो कंपनी है, इसके कौन है इंडिपेंडेंट, जो उनके अकाउंटेंट कौन है, जिनको इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। तो वो एक फर्म है शाह धंधारिया एंड कंपनी। इसमें जो लोग हैं, जो मेन, जो इन कंपनी का अपना प्रोफाइल है, जिसको इस रिपोर्ट करने वाली कंपनी ने, जिसने रिसर्च किया, उस कंपनी ने ट्वीट किया है, हिंडनबर्ग ने। उसमें एक कोई प्रवीण धंधारिया है 46 साल के, हर्षिल शाह है 27 साल के, शुभम रोहतगी हैं 28 साल के, और अंकित अजमेरा 28 साल के। ये लोग पूरा इतना बड़ा अडानी ग्रुप का इंडिपेंडेंट ऑडिट करते हैं, ये ऑडिटर्स हैं। तो ये इस कंपनी का आरोप उनका ये है कि ये जो बहुत अपेक्षाकृत कम मैच्योर, कम बड़ी कंपनी को अगर आपने ये काम दिया हुआ है, कम प्रतिष्ठा वाली कंपनी को दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, ये कह रहे हैं वो हिंडनबर्ग वाले। तो जो 88 सवाल हैं, उनमें से ये अहम सवाल हमारे सामने हैं। इन सवालों के ज़रिए आपने समझा होगा, मैं अभी तक बहुत कोशिश की, मुझे कोई समझाने वाला इस जगह पे मिला नहीं। बहुत सारे वीडियो खंगाले कि अगर किसी ने अच्छी तरह से समझा दिया हो और वीडियो अच्छे से चल गया हो तो उस टॉपिक को मैं छोड़ दूंगा, कोई मिला नहीं। पहली बार मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि कैसे इन्होंने अपनी दौलत बढ़ाई, अपने शेयर को अपने ही पैसे से ख़रीदा और उसका दाम बढ़ गया। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिमांड सप्लाई वगैरह समझाने की ज़रूरत नहीं, सब समझते हैं। खुद ही ख़रीदा तो दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया तो पूरी कंपनी का बढ़ गया 5% शेयर से। ये तो अद्भुत कला है। और वाकई अगर ये दुनिया का इतिहास का, कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और भारत के किसी कॉर्पोरेट के साथ हो रहा है, तो देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। दुआ कीजिए, मोदी जी के लिए कर लीजिए, हमारे लिए कर लीजिए, आपके लिए कर लीजिए, जिनके उन बैंकों में खाते हैं उनके लिए कर लीजिए, ये ना डूबे।
जैसा भी है ना डूबे, ये रिपोर्ट गलत साबित हो जाए। जैसे कि अडानी साहब ने कहा है, उनकी जो सफाई आई है साफ साफ कि ये बदनाम करने के लिए रिपोर्ट निकाली गई है, ऐसा ही हो। नमस्कार, जय हिंद। अपने दोस्तों को भी चाहते हैं कि वो इस मसले को समझ सकें, फॉरवर्ड कर दीजिए।